नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुरक्षा घेरा मजबूत बनाने पल्स पोलियो अभियान, अस्पताल और पब्लिक प्लेस में बच्चों को पिलाई दवा। तत्काल टिकट चाहिए तो देना होगा ओटीपी, दलालों पर रोक लगाने रेलवे का पीआरएस में नया नियम। और बिल्हा का मजदूरी लंबे समय से बीमार, शव सुरक्षित रखने नहीं कोई इंतजाम। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। अभियान के पहले दिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया और अभिभावकों से अभियान को सफल बनाने की अपील की। पल्स पोलियो अभियान के तहत बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधानी ने राजकिशोर नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर केंद्र पहुंचे। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गढ़वाल भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्वास्थ्य अमले को अभियान को गंभीरता से संचालित करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना आवश्यक है, ताकि जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के सभी पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। जिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। अभियान के अंतर्गत 2 दिनों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी विशेष टीमों की तैनाती की गई है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पल्स पोलियो अभियान रविवार को जिले के 450 केंद्रों में चलाया गया, जहां 0 से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई गई। गांधी चौक के सिटी डिस्पेंसरी में अभिभावक अपने नन्हे बच्चों को लेकर पहुंचे। पहले यह दवा साल में 3 बार पिलाई जाती थी, उसके बाद इसे 2 बार और अब साल में 1 बार ही पिलाया जा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि अब बच्चों में पोलियो के लक्षण भी नहीं पाए जा रहे हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर यह दवा पिलाई जा रही है। यह संक्रमण खुले में शौच के कारण खासकर माताओं में फैल रहा था। अब घर घर शौचालय होने के कारण इस रोग के फैलाव पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने और दलालों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण डिजिटल कदम उठाया है। अब ट्रेनों में पीआरएस काउंटरों से तत्काल टिकट बुकिंग ओटीपी आधारित होगी। नई व्यवस्था 18 दिसंबर से लागू कर दिया, जिसमें आम यात्रियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रणाली यानी पीआरएस काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया है। अब तत्काल टिकट बनवाने के लिए यात्री के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सत्यापित करने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद तत्काल टिकटों में होने वाली फर्जी बुकिंग, साइबर फ्रॉड और एजेंट हस्तक्षेप पर रोक लगाना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि तत्काल टिकट बुकिंग में दलाल, फर्जी आईडी और तकनीकी गड़बड़ियों के जरिए आम यात्रियों के हक का टिकट छीन लिया जाता है। ओटीपी आधारित यह प्रणाली एक मजबूत सुरक्षा परत के रूप में काम करेगी, जिससे केवल वास्तविक यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया, ओटीपी का उद्देश्य पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ाना है। यात्री के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इससे फर्जी अकाउंट, साइबर फ्रॉड और दलाली पर रोक लगेगी। यह एक तरह का सिंगल या 2 फैक्टर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल जेन्युइन पैसेंजर्स ही तत्काल टिकट बुक करें। ओटीपी का जो पर्पस है वो सिक्योरिटी फीचर है। वो आपका जो आधार एनेबल्ड जो नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगा। इससे फायदा ये है कि जो बाकी जगह जो तत्काल होता है उसमें कोई भी फेक अकाउंट या कोई साइबर फ्रॉड इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए, ताकि ओटीपी बेस्ड बेसिकली होता है सिंगल फैक्टर या 2 फैक्टर प्रोटेक्शन होता है। एक तरीके का प्रोटेक्शन है कि जेन्युइन जो पैसेंजर्स हैं वही टिकट को बुकिंग कर पाएं, क्योंकि उनको ओटीपी बेस्ड आएगा, तो कोई सिस्टम के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ या सिक्योरिटी फीचर की तरह से इसको लाया जाए। रेलवे के अनुसार यह ओटीपी व्यवस्था सभी चयनित तत्काल टिकट बुकिंग मामलों में लागू होगी। ओटीपी के बिना किसी भी यात्री के पीआरएस काउंटर से तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। यात्रियों का कहना है कि ओटीपी सिस्टम लागू होने से उन्हें तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और एजेंटों की मनमानी पर रोक लगेगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से प्रखर पत्रकार महासंघ के सम्मेलन को इंद्रधनुषीय रंगों से भर दिया। जल संसाधन परिसर की प्रार्थना सभा भवन में महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लेखक और दूसरी विधाओं के प्रतिष्ठित जन शामिल हुए। कार्यक्रम में पत्रकारों के परिजन पहुंचे थे, जिससे यह पूरा कार्यक्रम पारिवारिक माहौल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पत्रकारों की सुरक्षा, बीमा और अधिमान्यता की मांगों के समर्थन में व्यापक रूप से अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ और नवोदित पत्रकारों का सम्मान किया गया। महिला सदस्यों की उपस्थिति उत्साहजनक रही। वहाँ आज भी कई संवेदनशील व्यवस्थाएं बदहाली का शिकार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्टमार्टम हाउस की बीमार हालत, ऊपर से फ्रीजर नहीं होने के कारण शव सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चीर घर पर आसपास के 3 थाना क्षेत्रों के शवों के पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। चीर घर की हालत जर्जर है। शव रखने के लिए फ्रीजर की व्यवस्था, न पर्याप्त रोशनी और ना ही पानी जैसे मूलभूत सुविधा है। हादसे या संदिग्ध मौत के बाद शवों को सुरक्षित रखने के लिए परिजन घंटों परेशान होते हैं। कई बार शवों को मजबूरी में अस्पताल परिसर में ही रखना पड़ता है, जिससे संक्रमण और अव्यवस्था का खतरा बना रहता है। संवेदनशील मामलों में काम करने वाले पुलिसकर्मी भी व्यवस्थाओं की कमी से जूझते हैं। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने न इस ओर ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने कमियां दूर करने कोई ठोस कदम उठाए। जब इस संबंध में बिला के बीएमओ एसके गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। जितने भी शिकायत मिली है जो डॉक्टर के लिए, जो सब व्यक्तियों के लिए, उन पे हम लोग कार्रवाई किए। करीब 12-13 जगह हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, सील लगवा लिए हैं, सील लगा दिए हैं। और इसमें एक्चुअल में 3 विभाग के सहयोग से हमको करना होता कार्रवाई। हमारे एसडीएम रहते हैं यहाँ पे प्रॉपर बिल्हा के, और हमारे पुलिस विभाग के टीआई साहब रहते हैं, और मेरी टीम मतलब स्वास्थ्य विभाग की। तो तीनों टीम मिलके हम लोग कई जगह जहाँ शिकायत प्राप्त हुई वहाँ पे सील लगाए। चीर घर की स्थिति को लेकर कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन अब तक सुधार क्यों नहीं हो पाया, ये समझ से परे है। बड़ा सवाल यही है कि एशिया के सबसे बड़े विकासखंड में निहायत ही ज़रूरी और संवेदनशील व्यवस्था कब तक बदहाली में रहेगी। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कोरबा जिले में दंतैल हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। हैरानी की बात यह है कि जिस दंतैल ने 15 महीनों में 9 लोगों को मार डाला, उसकी पहचान और स्थायी निगरानी का कोई ठोस सिस्टम वन विभाग के पास नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाथी इस साल भी उसी रूट पर घूम रहा है जिस रास्ते से वह पिछले साल गुजरा था। कोरबा जिले के जंगल और रिहायशी इलाके एक बार फिर दंतैल हाथी के खौफ में हैं। शुक्रवार को गौर बोरा गांव में युवक को कुचलकर मारने के बाद दंतैल आगे बढ़ गया। रात के समय भटगांव होते हुए वो बेला जंगल पहुंचा। बालको रेंज की वन टीम ने थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये निगरानी सिर्फ दिखावे तक सीमित रही। ग्रामीणों का आरोप है कि मुनादी कराने के बाद नियमित ट्रैकिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा ये है कि दंतैल सुबह सुबह बस्तियों में घुसकर हमला कर रहा है। सबसे गंभीर सवाल ये है कि जिस दंतैल ने 15 महीनों में 9 लोगों की जान ले ली, उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। वन विभाग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये वही दंतैल है या कोई और। वन अधिकारियों के मुताबिक यह दंतैल रोज करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है और आमतौर पर शाम के समय आगे बढ़ता है। बताया जा रहा है कि दंतैल पिछले साल कटघोरा और बालको रेंज में कई जानलेवा हमलों में शामिल रहा है। वन्य जीव जानकारों का कहना है कि जब दंतैल हाथी झुंड से अलग होता है तो वो बेहद आक्रामक हो जाता है। ऐसे समय में उसकी 24 घंटे निगरानी जरूरी होती है, लेकिन अलग से निगरानी दल नहीं होने और वन रेंजों के बीच तालमेल की कमी के कारण दंतैल की सही लोकेशन समय पर नहीं मिल पा रही है।
इसी बीच हाथी की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने काफी पॉइंट्स मार्ग को बंद कर दिया है। बालको बैरियर से आगे आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने जा रहे लोगों को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल वन मंडल क्षेत्र में करीब 15 हाथी सक्रिय हैं, जिनमें 2 दंतैल, करतला और कुदमुरा क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि वे अभी शांत हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बिलासपुर सर्कल के मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडेय का कहना है कि दंतैल हाथियों की पहचान करना बेहद मुश्किल है। फिलहाल किसी हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की योजना भी नहीं है और प्रयास किया जा रहा है कि हाथी को वापस झुंड में मिला दिया जाए ताकि वो शांत हो सके। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर से रेलवे मेमू हादसे में अब तक 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला यात्री का इलाज अभी भी जारी है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मृतकों के परिजनों और घायलों को रेलवे की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है। इस पूरे मामले पर रेलवे के सीनियर डीसीएम ने बयान दिया है। रेलवे मेमू हादसे में अब तक 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला यात्री का अस्पताल में उपचार जारी है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि घायल यात्री के इलाज में कोई कमी नहीं रखी जा रही और उन्हें हर संभव चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे के सीनियर डीसीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि मृत यात्रियों के सभी परिजनों और घायलों को रेलवे की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि अब तक प्रदान की जा चुकी है। सीनियर डीसीएम ने कहा, घायलों के इलाज के लिए रेलवे की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हादसे में मृत सभी यात्रियों के परिजनों और घायलों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है। मुआवजा राशि जो है जितने भी लोग थे उसको सबको दे दिया गया है और जैसा आपने बताया कि एक जो मृत हुए थे उनको भी कल के कल ही उनकी जो पार्थिव शरीर था उसको पोस्टमार्टम करा के उनको पैतृक निवास भेज दिया गया। उनकी धर्म पत्नी को मुआवजा राशि प्रदान कर दिया गया और टोटल मृत की संख्या यात्रियों की 12 है। अगर रेलवे के स्टाफ को इंक्लूड करते हैं तो वो 13 है और घायल में एक घायल जो है एक लेडी है, उनका इलाज अभी रेलवे के अस्पताल में चल रहा है। रेलवे मेमू हादसे के बाद राहत, इलाज और मुआवजा प्रक्रिया को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार जानकारी दी जा रही है। मामले में सीआरएम जांच हो चुकी है, वहीं अब फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे कॉलोनी के सुमुख गणेश मंदिर में रविवार को अयप्पा स्वामी का विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। आज सुबह ही भक्तजन मंदिर परिसर में एकत्र होने लगे और श्रद्धा भाव से पूजा विधियों में सहभागी बने। पूजन की शुरुआत अयप्पा स्वामी के अभिषेक और श्रृंगार से की गई। इसके पश्चात मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। घंटियों की ध्वनि और भजनों से मंदिर परिसर से होकर इसकी गूंज रेलवे क्षेत्र में सुनाई दी। अयप्पा स्वामी की आराधना के लिए परंपरानुसार 18 दीपों का प्रज्वलन किया गया। अन्नदान के साथ पूजा अनुष्ठान का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का भाव देखने को मिला। रविवार सुबह गोलपारा के सेंट्रल गुरुद्वारा से एक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व पर निकाली जा रही है। उनका प्रकाश पर्व 30 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं द्वारा शबद कीर्तन किया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के पूर्व सिख समाज के लोगों द्वारा रविवार को सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह ने यह हुक्मनामा जारी किया था कि इसके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहब सिख पंथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 30 दिसंबर को है। इससे पहले गोंडपारा के सेंट्रल गुरुद्वारा से शबद कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस प्रभात फेरी का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महिलाएं शबद कीर्तन गाते हुए चल रही थी। इस दौरान गुरु का दीवान विशेष रूप से सजाया गया था। प्रभात फेरी के सामने श्रद्धालु सिख धर्म का परचम लिए हुए चल रहे थे।
गुरु गोविंद सिंह समाज में अनेक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पादरी ने मसीही जनों को बाइबल के पवित्र अंशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, प्रभु जन्म के संकेत आसमान में दिखाई देने लगे हैं। चारों ओर उजाला फैला हुआ है। चांद सितारे गडरियों के माध्यम से किसी राजकुमार के गौशाला में जन्म लेने की खबरें दे रहे हैं। प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां पूरे विश्व में फैलने लगी है। चर्च में इस मौके पर संगीतमय आराधना की प्रस्तुति दी गई। विशेष सभा में मसीही बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चर्च परिसर में क्रिसमस ट्री, बाइबल और आकर्षक वस्तुओं की दुकानें सजाई गई है। सदर बाजार के शिव लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में 1 महीने तक चलने वाले गोदाम्बा उत्सव की शुरुआत हो गई है। महंत डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य रोजाना भगवान की पावन प्रसंग सुना रहे हैं। वेदपति बच्चे गुरु स्तुति और वेद वंदना गा रहे हैं। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। सदर बाजार के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में गोदाम्बा उत्सव के 5वें दिन महंत डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य ने विभिन्न प्रसंगों पर कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किसी के भीतर पहले ईश्वर एक बिंदु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर यह दीप शिखा के रूप में छा जाते हैं। मनुष्यों को अपने से ईश्वर के अनुकूल बनना चाहिए। इससे पहले रामानुज स्वामी और गोदाम्बा रंगनाथ के भजन सुनाए गए। वेद पाठी बच्चों ने गुरु वंदना और देव स्तुति का सस्वर पाठ किया। मान्यता है कि गोदाम्बा प्रभु को पति के रूप में पाने के लिए रोजाना देवदूतों को जगा रही है। वे पूजा अर्चना करने से पहले नर्मदा स्नान के लिए सखियों के साथ जाती हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद थे। उन्हें खीर प्रसाद का वितरण किया गया। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।